बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। ईरान के अरकान पार्लियामेंट ने सदर रूहानी को किया तलब, मौशी मसाइल पर सवाल करेंगे। इस्फहान में मुजाहरों की खबर। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा, हुकूमत को बड़े शैतान अमेरिका से कभी बातचीत करने नहीं देंगे। बशार अल असद ने आर्मी डे पर सिपाहियों को दी मुबारकबाद, कहा फैसला कुन जीत करीब है। सीरियन फौज ने गोलान पहाड़ियों के करीब कंट्रोल संभाल लिया, ईरानी फोर्सेस को पीछे हटा लिया गया। रशिया ने इसराइल को दिलाया यकीन। अल-हूसियों ने रेड सी में हमले 2 हफ्तों के लिए रोक दिए, कहा अमन कोशिशों को मौका देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के इलेक्शंस में हुक्मरां पार्टी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। एनआरसी मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा, ममता बनर्जी ने बीजेपी से कहा, क्या खाना जंगी चाहते हैं। मरकजी हुकूमत SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट को बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के कई अरकान पार्लियामेंट ने सदर हसन रूहानी को 1 महीने का वक्त दिया है कि वो पार्लियामेंट में पेश हों और ईरान की मौशी मुश्किलात से निपटने के बारे में सवालों का जवाब दें। अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ईरान पर इन दिनों काफी दबाव है। यह पहला मौका है कि पार्लियामेंट ने रूहानी को इस तरह तलब किया है। रूहानी पर अपनी कैबिनेट में तब्दीली के लिए काफी दबाव है। हालिया अरसे में अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने और नई पाबंदियां लगाने के बाद ईरान की मईशत के ताल्लुक से अंदेशे बढ़ रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट रूहानी से कई मसाइल पर सवाल करना चाहते हैं, जिनमें ईरानी रियाल की घटती हुई कदर का मसला भी शामिल है। इसके अलावा अरकान मौशी तरक्की और बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में भी सवाल करना चाहते हैं। असना न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। कहा गया कि अरकान पार्लियामेंट रूहानी से पूछना चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील होने के 2 साल बाद भी ईरान के बैंक्स अब भी आलमी मालियाती सर्विसेज तक महदूद रसाई क्यों रखते हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर ने बातचीत के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश को रद्द कर दिया और कहा कि ईरानी कौम कभी भी अपने ओहदेदारों को बड़े शैतान से बातचीत करने की इजाजत नहीं दे सकती और दबाव की सूरत में मुजाहमत का रास्ता इख्तियार करेगी। ट्रंप को एक खत लिखते हुए मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने कहा कि ईरान नॉर्थ कोरिया नहीं है कि मुलाकात के लिए आपकी पेशकश पर मुस्बत जवाब दे। ईरानी कौम उन मुल्कों के साथ कई इख्तलाफात रखती है जो गलबे के आगे झुक जाते हैं और हम अपने ओहदेदारों को कभी बातचीत करने नहीं देंगे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने ट्रंप को गैर संजीदा सदर करार दिया जो पेशावराना सियासत के बजाय तिजारती चालें चलता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इससे पहले के सदर जो गुजरे हैं वो ईरान को ट्रंप से बेहतर तौर पर जानते थे और वो जानते थे कि ईरान या ईरानी लोगों को धमकाया नहीं जा सकता। जाफरी ने कहा कि तुम अपना ये ख्वाब अपने साथ कब्र में लेकर जाओगे कि ईरानी ओहदेदार तुमसे मुलाकात की दरखास्त करेंगे। पीर के दिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि वो ईरान के लीडर से मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी शर्त के बगैर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चंद घंटे बाद ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने बातचीत के लिए कई शर्तें रख दी। इस दौरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत होगी और ये बातचीत बहुत जल्द हो सकती है। ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो हमसे बहुत जल्द बातचीत करेंगे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि बातचीत के लिए ट्रंप की पेशकश खुद उनकी कार्रवाइयों से मेल नहीं खाती। उन्होंने निशानदेही की कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं और दूसरे मुल्कों पर दबाव डाल रहा है कि वो ईरान के साथ बिजनेस ना करें। कासमी ने कहा कि पाबंदियां और दबाव 2 अलग अलग बातें हैं।
सऊदी मीडिया में कहा गया कि ईरान में मौशी मसाइल पर लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर निकलते हुए एहतजाज किया। अरब न्यूज ने कहा कि ईरान के तारीखी शहर इस्फहान में मुजाहरे किए गए। लोगों ने खित्ते के पड़ोसी मुल्कों में ईरान की दखलंदाजी खत्म करने का मुतालबा किया। यह भी कहा गया कि मौशी सरगर्मियों में खलल डालने के इल्जाम में कम से कम 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बात करते हैं सीरिया की। सीरिया के सदर बशार अल असद ने मिलिटेंट्स के खिलाफ मैदान जंग में सरकारी फौज की कामयाबियों की तारीफ की और कहा कि उनकी कुर्बानियों की वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन फतह बहुत करीब है। उनकी ये तकरीर एक मैगजीन जैश उल शाब यानी पीपल्स आर्मी में छपा है। सीरियन फौज की 73वीं सालगिरह के मौके पर बशार अल असद ने यह बात कही और सिपाहियों को हालिया कामयाबियों के लिए मुबारकबाद दी, जिन्होंने दहशतगर्दी के आलमी आकाओं को शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि फौज ने सीरिया के दहशतगर्दों के शिकंजे से अपने इलाके को और मुल्क को छुड़ाते हुए सिहयोनी अमरीकी साजिश को नाकाम बना दिया है। इस दौरान सीरियन फौज ने 7 साल में पहली मरतबा गोलान पहाड़ियों के करीब पूरे सरहदी इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स ने इलाके में हथियार डाल दिए। 2011 में बशार अल असद के खिलाफ बगावत शुरू होने के बाद अपोजिशन बागियों ने गोलान पहाड़ियों के करीब सरहदी इलाके पर कब्जा कर लिया था। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली तंजीम ने बताया कि आईएसआईएस के कोई 1200 फाइटर्स ने हथियार डाल दिए। लंदन से काम करने वाली तंजीम ने बताया कि आईएस मिलिटेंट्स ने पीर को यरमुक इलाके का कंट्रोल हवाले कर दिया। इसराइल ने 1967 की जंग में गोलान पहाड़ियों पर कब्जा किया था और बाद में इस इलाके को अपना हिस्सा करार दिया था, लेकिन दुनिया इस इलाके पर इसराइल के दावे को नहीं मानती। हालिया अरसे में गोलान पहाड़ियों के इलाके में सीरियन फौज की कामयाबियों से इसराइल काफी परेशान है। रशिया ने कहा कि गोलान पहाड़ियों के करीब से ईरानी फोर्सेस को पीछे हटा लिया गया है, लेकिन इसराइल इस दावे से मुतमईन नहीं है। रशिया की तास न्यूज एजेंसी ने रशिया के एक सफारतकार के हवाले से कहा कि ईरानी फोर्सेस ने गोलान पहाड़ियों से 85 किलोमीटर दूर अपने भारी हथियार पीछे हटा लिए हैं। रशिया ने इसराइल को यकीन दिलाया कि सिर्फ सीरिया की फौजें गोलान पहाड़ियों के करीब तैनात रहेंगी, लेकिन इसराइल ने कहा कि जब तक इन फोर्सेस पर ईरान का कंट्रोल होगा वो मुतमईन नहीं होगा। तास न्यूज एजेंसी ने सीरिया से मुतल्लिक़ सदर व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदे के हवाले से कहा कि ईरान पीछे हट गया है और वहां शिया फाइटर्स नहीं हैं। रशियन सफारतकार ने कहा कि 85 किलोमीटर की दूरी से इसराइल को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसराइल के अहदेदार ने कहा कि ये काफी नहीं है। इलाकाई ताउन के इसराइली वजीर ने इसराइली रेडियो से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे लिए ये रेड लाइन है, बात सिर्फ हमारी सरहद की नहीं है। उन्होंने सीरिया में ईरानी मिसाइल्स की तैनाती से खतरों का हवाला दिया और कहा कि इस मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यमन के अलहूसियों ने रेड सी में अपने हमले रोक दिए हैं, जहां हाल ही में उन्होंने सऊदी अरब के ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया था। अलहूसियों की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी ने कहा कि यह हमले 2 हफ्तों के लिए रोके जा रहे हैं, जिसका मकसद बहरान को हल करने की कोशिशों को एक मौका देना है। कमेटी के चीफ मोहम्मद अली अलहूसी ने कहा कि हमलों में यह वक्फा महदूद वक्त के लिए होगा और इस वक्त में इजाफा किया जा सकता है और दूसरे महाजों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि सऊदी इत्तेहाद की लीडरशिप भी इसका अच्छा जवाब दे। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुताल्लिक़ इदारे ने यमन में इंसानी बहरान खास तौर पर हुदैदा के हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पानी की जगहों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले नाकाबिल कबूल और गैर इंसानी हैं और ये जंग के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। नॉर्वे ने गजा नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले उसके एक जहाज को जब्त करने पर इसराइल से सफाई मांगी है। नॉर्वे की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने इसराइली अहदेदारों से कहा कि वो इस जहाज की जब्ती के बारे में हालात पर सफाई दे। इसराइली नेवी ने इतवार को इस जहाज को जब्त कर लिया था। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने इस बारे में पूछे जाने पर कुछ भी तबसरा करने से इनकार कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि उसके एक मुलाजिम को इसराइल ने अपने सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर से निशाना बनाया। एमनेस्टी ने इस सिलसिले में 20 सफ़हात की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि उसके एक स्टाफ मेंबर को जानबूझकर निशाना बनाया गया और उसकी जासूसी की गई। हमास के नायब सदर साले अल अरूरी और दूसरे ओहदेदार सुलह की बातचीत के सिलसिले में काहिरा पहुंचे। इस डेलीगेशन में मूसा अबू मरजूक, इज्जत अर-रश्क और हुसाम बदरान शामिल है। इजिप्ट के ओहदेदार फलस्तीनी ग्रुपों, खासतौर पर हमास और फतेह के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी आबादकारों ने एक बार फिर मस्जिद अक्सा और दूसरे मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की। बताया गया कि दर्जनों यहूदी आबादकार मगरबी गेट से मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। उनके साथ इंटेलिजेंस ओहदेदार और पुलिस वाले भी मौजूद थे। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान के अरकान पार्लियामेंट ने सदर रूहानी को किया तलब, मौशी मसाइल पर सवाल करेंगे। इस्फहान में मुजाहरों की खबर। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा हुकूमत को बड़े शैतान अमेरिका से कभी बातचीत करने नहीं देंगे। बशर अल असद ने आर्मी डे पर सिपाहियों को दी मुबारकबाद, कहा फैसला कुन जीत करीब है। सीरियन फौज ने गोलान पहाड़ियों के करीब कंट्रोल संभाल लिया, ईरानी फोर्सेस को पीछे हटा लिया गया, रशिया ने इसराइल को दिलाया यकीन। अल-हूसियों ने रेड सी में हमले 2 हफ्तों के लिए रोक दिए, कहा अमन कोशिशों को मौका देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के इलेक्शंस में हुक्मरान पार्टी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। एनआरसी मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा, ममता बनर्जी ने बीजेपी से कहा क्या खाना जंगी चाहते हैं। मरकजी हुकूमत SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट को बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करेगी। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। जिम्बाब्वे के इलेक्शंस में हुक्मरान पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन ने नतीजे जारी किए हैं जिनके मुताबिक सदर एमरसन मंगावा की पार्टी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। रुझानात से पता चलता है कि मंगावा की पार्टी को पार्लियामेंट की 210 में से 109 पर कामयाबी हासिल हो रही है। अपोजिशन मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज इत्तेहाद को सिर्फ 41 सीटें हासिल हो रही हैं। पिछले साल रॉबर्ट मुगाबे की जगह एमरसन मंगावा सदर बने थे। ये रॉबर्ट मुगाबे दौर के बाद जिम्बाब्वे के पहले इलेक्शंस हैं। मुगाबे जिम्बाब्वे में लंबे अरसे तक सदर रहे। डेनमार्क में बुर्के पर पाबंदी के कानून पर अमल शुरू हो गया है। इस मौके पर कई मुस्लिम औरतों ने कहा है कि वो इस कानून की परवाह नहीं करेंगी। इस्लामाबाद के मिनिस्टर्स एनक्लेव में एक घर को इमरान खान की सरकारी रेसिडेंस करार दिया जाएगा और पाकिस्तान के वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेने के बाद वो इस घर में रहेंगे। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि उनके जाती मकान में कई सिक्योरिटी खतरे पैदा हो सकते हैं। इमरान खान 11 अगस्त को वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। इस दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को एक हॉस्पिटल से अडियाला जेल वापस भेज दिया गया। हाल ही में उन्हें तबीयत खराब होने पर इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज को करप्शन के केस में 10 साल और 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। पार्लियामेंट में मुसलसल दूसरे दिन आसाम के एनआरसी मसले पर बहस हुई। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने जबरदस्त गड़बड़ की, जिसकी वजह से कार्रवाई को जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कांग्रेस के आनंद शर्मा ने यह मसला उठाते हुए बीजेपी के सदर अमित शाह से माफी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि उन्होंने ये कहते हुए साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की बेइज्जती की कि उनमें आसाम एकॉर्ड पर अमल करने का हौसला नहीं था। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि वो रिकॉर्ड का जायजा लेंगे। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने एनआरसी मसले पर बीजेपी पर तनकीदें तेज कर दी हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी से सवाल किया कि क्या वो मुल्क में सिविल वॉर चाहती हैं। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद तृणमूल लीडर ने कहा कि बीजेपी फिलहाल नर्वस है। एक रिपोर्टर के सवाल का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वो बीजेपी की गुलाम नहीं है। ममता बनर्जी ने सिटीजन्स लिस्ट पर अपनी तनकीदें जारी रखते हुए कहा कि तमाम बांग्लादेशियों को घुसपैठिए कहना गलत होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश कोई गैर कानूनी मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल न सिर्फ सरहद बल्कि एक जैसी जबान और तहजीब रखते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये हालात बरकरार रहे तो खून खराबा होगा और खाना जंगी होगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी माइग्रेशन सिर्फ बांग्लादेश से मुताल्लिक मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के बाद कई लोग पाकिस्तान से आए, नेपाल भी हमारा पड़ोसी है। ममता बनर्जी ने कहा कि 40 लाख लोगों को किसी मुल्क से निकालना गैर इंसानी है। ममता बनर्जी की तरफ से खाना जंगी के अंदेशों के इजहार पर बीजेपी लीडर्स ने नाराजगी का इजहार किया और इल्जाम लगाया कि वो दरअंदाजों की तायद कर रही हैं।
आसाम में यूडीएफ पार्टी के लीडर बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि 40 लाख लोगों के नाम शहरियों की लिस्ट से निकालना अमित शाह के आशीर्वाद का नतीजा है। ममता बनर्जी के साथ लफ्जी तकरार के बीच अमित शाह ने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि वो इन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। ऐसी खबरें हैं कि कोलकाता में अमित शाह की रैली की इजाजत दे दी गई। ये रैली 11 अगस्त को होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि अमित शाह को रैली की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमित शाह ने वेस्ट बंगाल हुकूमत को चैलेंज किया कि चाहे इजाजत मिले या ना मिले वो कोलकाता जाएंगे। रियासती हुकूमत चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस के ओहदेदारों ने इशारा दिया कि ममता बनर्जी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के मौके पर वजीर आजम के ओहदे के लिए अपोजिशन की उम्मीदवार नहीं होंगी। ममता बनर्जी अपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने दिल्ली में सोनिया गांधी और दूसरे कई अपोजिशन लीडर से मुलाकातें की। मरकजी हुकूमत SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को उसकी असली शक्ल में बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश करेगी। यह बिल पार्लियामेंट के इसी सेशन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को कुछ कमजोर कर दिया था। इसके बाद दलित तंजीमों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था और दलित तबका में इस मसले पर काफी बेचैनी पैदा हो गई थी। कैबिनेट ने जिस बिल को मंजूरी दी है उसके तहत SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की सख्त दफात बरकरार रहेंगी। डीएमके ने दावा किया है कि पार्टी के लीडर एम करुणानिधि की बीमारी की वजह से शॉक में आकर कई कारकुनों की मौत हो गई। पार्टी ने अपने कारकुनों से कहा कि वो 94 साल साबिक चीफ मिनिस्टर की सेहत के मद्देनजर कोई इंतहाई कदम ना उठाएं। डीएमके के वर्किंग प्रेसिडेंट MK स्टालिन ने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ कि कलाइगनार की बीमारी के सदमे को बर्दाश्त न करते हुए 21 पार्टी वर्कर्स की मौत हो गई। इस दौरान स्टालिन ने कहा कि पार्टी के बुजुर्ग लीडर की हालत नॉर्मल हो रही है और डॉक्टर्स उनकी हालत पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। हैदराबाद से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया। इन आज़मीन हज को हज हाउस नामपल्ली में तलबिया की गूंज में रवाना किया गया। बाद में सुबह 7:30 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट से आज़मीन हज की पहली फ्लाइट रवाना हुई। इस साल कोई 1,75,000 हिंदुस्तानी हज का मुक़द्दस फर्ज अदा करेंगे। इस दौरान सऊदी अरब से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि 5 लाख से ज्यादा आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी ओहदेदारों ने अल्लाह के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली इंतजाम किए हैं। बैंक कर्ज महंगे हो जाएंगे क्योंकि आरबीआई ने बाज़ शरहों में इजाफा कर दिया है। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में इजाफे के बाद लोगों के होम लोन्स की EMIs में 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा गाड़ियों के लोन्स भी महंगे हो जाएंगे। आरबीआई ने माली साल 2019 के लिए अपनी पेश कयासी में कहा कि मजमूई घरेलू पैदावार GDP 7.4% बरकरार रहेगी। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स का इजाफा किया और यह शरह बढ़कर 6.5% हो गई। मुसलसल दूसरी बार इस शरह में इजाफा किया गया। हिंदुस्तान औरतों के हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया। हिंदुस्तानी लड़कियों ने लंदन में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में इटली को 3-0 से हराया। इस दौरान इंग्लैंड ने कोरिया को 2-0 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स हफ्ते को और फाइनल इतवार को खेला जाएगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान के अरकान पार्लियामेंट ने सदर रूहानी को किया तलब, मौशी मसाइल पर सवाल करेंगे। इस्फहान में मुजाहरों की खबर। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर ने कहा हुकूमत को बड़े शैतान अमेरिका से कभी बातचीत करने नहीं देंगे। बशार अल असद ने आर्मी डे पर सिपाहियों को दी मुबारकबाद, कहा फैसला कुन जीत करीब है। सीरियन फौज ने गोलान पहाड़ियों के करीब कंट्रोल संभाल लिया। ईरानी फोर्सेस को पीछे हटा लिया गया। रशिया ने इस्राइल को दिलाया यकीन। अल-हुसियों ने रेड सी में हमले 2 हफ्तों के लिए रोक दिए, कहा अमन कोशिशों को मौका देना चाहते हैं। जिम्बाब्वे के इलेक्शंस में हुक्मरान पार्टी कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। NRC मसले पर पार्लियामेंट में हंगामा, ममता बनर्जी ने बीजेपी से कहा क्या खाना जंगी चाहते हैं। मरकजी हुकूमत SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट को बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करेगी।
یہ تھی آج کی خبریں. ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.